हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। जी हाँ, बिल्कुल, अनुपमा में गौतम को कामयाबी मिली है और दूसरी तरफ दादी सा को मिली है हार, यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है में। तो बढ़िया रिव्यूज है आपके और सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत प्रेम और राही की हल्दी सेरेमनी से। खुशनुमा माहौल और अनुपमा बहुत खुश। प्रेम और राही को हल्दी लगाते हुए, उनकी नज़र उतारते हुए और फोटो खिंचाते हुए। लेकिन अनुपमा को कब पूरी खुशी मिली है? जब भी वो खुश होती है तो एक नई मुसीबत, एक नया युद्ध अनुपमा के सामने तैयार खड़ा होता है। पता नहीं कितनी और लड़ाइयाँ बाकी हैं अनुपमा के जीवन में। कान्हा जी कितनी और परीक्षा लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सोना भी तप कर ही कुंदन बनता है। कभी अपने हक के लिए बनराज के अगेंस्ट, कभी किंजल के हक के लिए बेटे के अगेंस्ट, कभी अपनी सौतन काव्या के लिए और कभी डिम्पी के लिए। और अब खड़ी होगी वो अपनी और अनुज की बेटी राही के लिए। और फिर एक व्यक्ति का प्रवेश जो अपने आप को राही का पिता बताता है और साथ ही राही को हल्दी लगाने को कहता है। लेकिन उसकी कुटिल मुस्कान बता रही थी कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। और फिर गौतम की साजिश और राही और अनुपमा के साथ, और जिसमें वो पराग कोठारी को भी सहभागी बना लेता है। सब लोग हैरान होकर उस व्यक्ति को देखते हैं और फिर वो व्यक्ति सब लोगों को अनुज, अनुपमा, माया और राही के रिश्ते के बारे में गलत सलत बताता है। अगर ये बाप है राही का तो अब तक कहाँ था? उसको तो राही के बारे में सब कुछ पता है। तो जब राही द्वारका दर दर भटक रही थी तो कहाँ था? जब वो छोटे छोटे बच्चों को आश्रम में पाल रही थी तब ये बाप कहाँ था? और यही क्वेश्चन अनुपमा पूछती है। लेकिन वो तो गौतम का गुर्गा है। और फिर वो माया के बारे में जहर उगलने लगता है और कोठारी परिवार को पता चलता है कि माया बार डांसर थी। लेकिन वो बार डांसर बनी क्यों? माया ने राही को आश्रम छोड़ा क्यों? अगर वो राही का पिता है तो माया का भी तो पति होगा। तो माया को गंदी गलियों में पहुंचाने वाला, उसके लिए ग्राहक लाने वाला पति कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ दलाल ही हो सकता है। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया में वसुंधरा के सवाल अनुपमा को, और साथ ही जलील गौतम भी राही पर उंगली उठाता है। उठाएगा क्यों नहीं? जबरदस्त चांटा खाया है ना राही से। और अभी तो एक चांटा अनुपमा का भी बाकी है गौतम जी। वेट एंड वॉच। लेकिन आज अनुपमा ने, यानी एक माँ ने दूसरी माँ के लिए आवाज उठाई। लेकिन अनुपमा की कोई भी दलील वसुंधरा की समझ से बाहर थी। वसुंधरा जी कान्हा जी की भक्त हैं, लेकिन उनके जीवन, उनके आदर्श, उनके मूल्य और उनकी शिक्षा से ही अनजान है। जहाँ वसुंधरा को जन्म, वहीं अनुपमा को कर्म पर विश्वास। और वसुंधरा जी को ऐसी दुनिया में रहती हैं जहाँ सारा कसूर वो औरत का ही समझती हैं। उस आदमी का नहीं जो औरत को कोठे पे पहुंचा देता है। औरत तो मजबूरी में ये गलत काम कर बैठती है, लेकिन आदमी को क्या मजबूरी? एक तरफ घर में बैठी अपनी पत्नी को धोखा देता है और दूसरी तरफ दूसरी औरत के पास जाके रंगलीलियां मनाता है। और फिर जब उस व्यक्ति ने देखा कि दाल नहीं गल रही तो वह अनुज पर ही अनाप शनाप आरोप लगाने लगता है। और जब वो माया और अनुज को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करता है तो पहले तो अनुपमा बताती है कि माया के पास अनुज अपनी बेटी के पीछे गए थे, अपनी बेटी के लिए गए थे, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब अनुज पर लांछन लगने लगते हैं तो अनुपमा का जोरदार थप्पड़ उस व्यक्ति पर पड़ता है। ये बात इस तरह से बाहर आएगी, इस बात की कल्पना तो अनुपमा ने भी नहीं की होगी। कहते हैं कि एक जरा सी गलती, एक जरा सी जल्दबाजी बच्चे की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, जैसे अनुज अनुपमा के साथ हुई। और राही, उसका इन सब में क्या कसूर? क्या राही ने अपनी मर्जी से माया की कोख से जन्म लिया? क्या ऐसे जलील पिता का चुनाव राही का था? तो बच्चा कसूरवार कैसे? उसका खून गलत कैसे? माता पिता कसूरवार क्यों नहीं? सबसे ज्यादा कसूरवार और सबसे ज्यादा बदकिस्मत तो पिता है, जिसके होते हुए पत्नी कोठे पर और बेटी आश्रम में है। और फिर वसुंधरा का प्रेम और राही की शादी से इनकार। और साथ ही आज गौतम भी पराग कोठारी को प्रेम के सामने ही विलन बना देता है।
और गुस्से में प्रेम का राही से उसी समय शादी करने का फैसला। और अनुपमा उसे समझाकर रोकती है, साथ ही वसुंधरा को भी ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचकर फैसला लेने को कहती है और फिर अपनी बेटी को लेकर उसका हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही प्रेम का गुस्सा सातवें आसमान पर, और जो गौतम चाहता था वही हुआ। गौतम खुद तो अच्छा बन गया और प्रेम की नजरों में उसके पिता को गुनहगार बना गया। वसुंधरा जी, अच्छा परिवार अच्छा खून देखना है तो रुक जाओ, कुछ समय ठहर जाओ, फिर देखना गौतम का खून जो उस घर की बेटी को खून के आंसू रुला रहा है। वो कोठारी परिवार में कौन सा खून है भाई? बेटी दुखी लेकिन किसी को दिख नहीं रहा, क्योंकि उनके खून पर तो धन दौलत का आवरण चढ़ा हुआ है। ठीक है, वही आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारा रिव्यू आपका रेखा जी, बहुत ही अच्छा। आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत सही शब्दों में कहा है कि राही का कसूर क्यों, बच्चे का कसूर कहाँ होता है। वहां पे जो सबसे बड़ा कसूरवार था उनके सामने, सबके सामने मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहा था, किसी ने उसको क्वेश्चन नहीं किया जो आपने किया कि पिता का क्या धर्म निभाया उसने और पति का क्या धर्म निभाया। बहुत सही कहा आपने कि पिता के होते हुए बेटी अनाथ आश्रम में और पत्नी कोठे पे, तो ऐसे पिता ऐसे पति को कौन इतनी अहमियत देता है जितनी इसको दी गई। तो बहुत बढ़िया रिव्यू रेखा जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि हल्दी की रस्में बहुत अच्छे से चली थी, खुशनुमा थी, बहुत अच्छे से सब खुश थे। अनुपमा खुश थी, बच्चे खुश थे, फोटो सेशन हुआ, राही का कहीं ना कहीं जलसी वाला रूप दिखा, फिर वहाँ से वो निकल गई, शायद राही निकल गई। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे प्रेम के पिता को गौतम ने बड़े अच्छे पराग को अपने उसमें लेके उसको बुलाया और वो आया और उसका धमाका जो शुरू किया, बताना शुरू कर दिया कि वो राही के पिता है, बायोलॉजिकल फादर है। माया कौन थी, कैसे थी, उसने कहा कि तेरी अच्छा हुआ कि तेरी माँ जैसी तूने निकली, यानी तू बार डांसर ने निकली, तूने बहुत मुश्किलों का सामना किया। अनुपमा समझ गई और अनुपमा ने उसकी जो क्लास लगाना शुरू किया कि अगर तू पिता है तो अपनी बेटी की शादी ऐसे नहीं करता, बर्बाद नहीं करता, कैसे। फिर उसने उसका भी बताया कि तूने कैसे अपनी बीवी को बेचा। और वसुंधरा देवी ने भी बहुत खून का रिश्ता और गंदा खून जैसे बहुत गंदे गंदे बातें की, बहुत गंदी बातें की। अनुपमा ने हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब दिया अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी कीचड़ में खिला कमल है। उसने हर तरह से बताने की कोशिश की कि परवरिश क्या होती है। कान्हा जी का ये दिया, सब दिया, वह मोटिवा तो मोटिवा है। उस इंसान ने अनुज के भी कैरेक्टर पे हाँ उंगलियां उठा दी कि कैसे वो माया के पास चला गया था। अनुपमा ने एक थप्पड़ तो उसे मारा कि मेरे अनुज के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत भी कैसे होगी। फिर उसको वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। जब ये पता चला कि गौतम ने बुलाया और वो गौतम ने बिल्कुल पूरी तरह से पराग पे डाल दिया, तो बस क्या देखना, प्रेम का तो चिढ़ना है कि मेरे पिता ने जानबूझ के सब किया, ढोंग किया, नाटक किया, शादी का नाटक कर रहे थे और उन्हें पर पराग को पता नहीं था। पर गौतम बहुत चालाकी से ये खेल खेल गया और पता भी नहीं चला पराग को, उस पे उसके बेटे को और उसके और ज़्यादा नफ़रत में डाल दिया। यहाँ गौतम को सज़ा मिलनी चाहिए थी पहले, यहाँ राही चुप नहीं रहना था, क्यों प्रार्थना की बात मान गई। बताना था, आप तो बताना था कि तुम्हारे घर का जो दामाद, तुम जो कहते हो ना ये ख़ानदान और शरीफ और ये सब जो बातें कर रहे हो ना, तो तुम्हारे यहाँ का ये जो ख़ानदानी जो दामाद है वो किस पानी में है, कितने पानी में है। अब बोलना चाहिए था, पर अनुपमा वहाँ नहीं बोली, ना ही राही बोली। पर यहाँ पे राही को बहुत बुरा लगा, उसकी माँ की सच्चाई शायद उसे पता नहीं थी, पता चली। मुझे लगता है शायद ये घर में एक सीन होगा कि शायद राही बोलेगी कि मम्मी आपने कितना कुछ संभाला, मुझे कभी अपनी माँ से नफरत तो नहीं, मैंने आपसे जो ये होना चाहिए, ये सीन अगर दिखाते तो शायद मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत बार राही ने नफरत की है। अब उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी माँ की असलियत कभी भी अनुपमा ने मेरे सामने नहीं आने दी, मुझे अपनी माँ से नफरत नहीं करने लगा और मैंने इस माँ से कितनी नफरत की है। अगर एक सीन दिखाते हैं तो शायद मज़ा आ जाए, कहीं ना कहीं राही को ये भी एहसास हो जाएगा कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी है कि मुझे कभी नफरत नहीं करने दी और मैंने किसी दूसरों की बातों में आके अपनी इस मम्मी से बहुत नफरत की। तो ये एक सीन आ जाता तो मज़ा आ जाएगा, पर देखते हैं। पर यहाँ पे शादी प्रेम
हाथ की उंगली काट के मांग भरना चाहता है, पर अनुपमा रोक देती है कि ऐसा नहीं होता प्रेम, ऐसा नहीं, सबको मनाना पड़ेगा, मुश्किल है ये उनके लिए भी, अगर तुम्हारे लिए भी। और उसके बाद वहाँ से तो अनुपमा चली जाती है, पर मंदिर में प्रेम शायद शादी के लिए कहता है, पर राही को तो पहले राही फिर बाद में फिर उठ जाती, मना कर देती है। और फिर उसके बाद फिर अनुपमा ने आज बहुत अच्छा, यानी जो रिकैप दिखा रहे हैं, जो प्रोमो दिखा रहे हैं, अनुपमा वहाँ फिर राही की तारीफ़ करते नजर आएगी कि मेरी बेटी के संस्कार, और उन्होंने प्रेम को भी समझने के लिए कहा। तो ये शादी तो होगी, क्योंकि शादी के फ़ोटोज़ आ रहे हैं, बारात निकलने वाली है, और वहाँ भी कुछ ना कुछ तो तमाशा और होगा, क्योंकि और एक नया कैरेक्टर आ रहा है, वो कौन है क्या है तो पता चलेगा। और राही का बहुत अच्छे एक सुंदर डांस होगा, ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा उस पर। और शादी तो होगी प्रेम के साथ, पर उसके बाद जो होगा यहाँ तो शादी में हमको पता ही था कि शादी होगी, क्योंकि शादी के बाद प्रार्थना और गौतम का सच, और गौतम क्यों से इसका काला सच निकाल के और प्रार्थना से तलाक करवा के जो भी होगा, इस परिवार का मेल मिलाप बढ़ेगा, प्रेम और गौतम के, सॉरी, अंश और गौतम के बीच में भी कुछ चलेगा। उसके बाद मुझे लगता है, मैंने भी कहा था कि ऐसा होगा कि राही को इमोशनली उसका जो फाड़ दिया है ना उन्होंने एडमिशन कार्ड, तो वो को प्रारक से कहेगी कि राही को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो, और वो अगर वो खुद बिज़नेस में अच्छा है, वो बहुत बिज़नेस माइंड है उसका, और बिज़नेस में फ़ायदा भी होगा, और प्रेम भी उसके पीछे पीछे बिज़नेस में आएगा। ये चाल होगी, अब देखते हैं कितना फंसते हैं, या फिर राही और प्रेम के समझ में आता है इनकी चालें तो कैसे आगे बढ़ेगी, देखते हैं। पर अनुज का इंतज़ार आज भी है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। अनुज का कहाँ लाएंगे अब, अनुज के लिए स्टोरी कहाँ है अनुज के लिए, ये अभी भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे, पर देखते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। बिल्कुल सही कहा वर्षा, बहुत ही चालाकी के साथ पराग के सामने ही पराग के खिलाफ गेम खेल गया गौतम। इसको कहते हैं नाक के नीचे अपना मतलब निकाल लेना और उसको पता भी ना चलना, यानी कि पराग को। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये अनुपमा के लिए, माय गॉड, ये तो इमोशनल रोलर कोस्टर है। थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो गए तो थोड़ा अच्छा था। वाह, क्या एक डायलॉग डिलीवरी, माइंड ब्लोइंग, क्या एक्सप्रेशंस दोनों साइड में। और वसुंधरा जी जो मोटिबा है, जो किरदार निभा रहे हैं, और ऑफ कोर्स रूपाली गंगुली को, उनको तो लाजवाब है। पर वाकई क्या एक्टिंग, क्या डिलीवरी। मैं क्या बोलती हूँ, जो कुछ उन्होंने कहा था कि लोटस जैसे कमल किचन में फलता है, क्या फिर भी सरस्वती का वास नहीं है? क्या पैदाइश तो कान्हा जी देवी के ने दिया था, पर उनके उनके भाई की वजह से उनको दूसरी जगह भेजना पड़ा, इसलिए यशोदा के नाम से कहला जाता है। ऐसे नहीं कि वो देवी की माँ को कम समझा जाता है, लेकिन यशोदा माँ बहुत, उनके यशोदा के नंदन को वो जाना जाता है। कान्हा जी तो अपने मुंह से पूरा दुनिया दिखाए थे, प्लानिटरी सिस्टम दिखाए थे अपनी माँ को। मैं कहती हूँ कि किसी का अब पैदाइश को कौन सा, ये क्या खानदान से क्या, ये इसलिए खानदान के पीछे ये छुपा हुआ है, ये गौतम कितना घटिया आदमी है, कौन सा खून के बारे में बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, माँ बाप अच्छे होते हैं, बच्चे क्यों होते हैं, बहुत कम होते हैं कि माँ बाप अच्छे, वो बच्चे भी अच्छे होते हैं। देखिए अनुपमा बहुत अच्छी थी, भगवान राज क्या कहें, तोशु कैसे निकला, बाकी तो लाजवाब ही है। जो भी अच्छी चीज होती है तो माँ की वजह से हुआ था, पर बाकी तो ये मोटी, बाकी तो माँ और वनराज की वजह से था। क्या खून, बच्चों की पर्सनालिटी देखिए, वो कैसा है, उसका कर्म क्या है, उसको देखिए, कैसे बात करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, जिसने दिल की बात अच्छी तरह से रखते हैं। मैं नहीं कहती राही ने बहुत बहुत सारा गलतियां की, उसने माँ बाप को अलग किया था,
उनके वजह से माँ बाप एक हो सकते थे, अच्छे से अच्छे पूरी भरपूर परिवार होते थे, पर नहीं, उसकी वजह से माँ बाप पे पागल है, उसके लिए ये दोनों अलग हो गए थे। ये पूरी बात समझिए, ये बंद कमरे में बात किया जा सकता था, उसको भगा के ये लोग बंद कमरे में बात करें, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे बात करें। वैसे भी छोटे को बताने की जरूरत नहीं थी, कुछ चीजें बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको सदमा नहीं पहुंचाना चाहते थे, नफरत नहीं पहुंचाना चाहती। वो वैसे भी उसको उस टाइम में जब बहुत 6-7 की थी, तब उसकी माँ उसको अलग ग्रहण में उसको बात पूरे माँ उसके नफरत नहीं करना चाहती थी, करने की बजाय उसको समझे, एक्सेप्ट करे, फिर मम्मी मम्मी के बाद कल क्या हो जाता है कि आगे इसने नहीं किया, ये किया, वो ब्लेम गेम फिर से, ये नहीं होना चाहिए। और वैसे भी प्री कैप में ये है कि कल देखो, इसकी वजह से बेशक प्रेम के कसूर भी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना ये ठीक नहीं है। बात करके, ये सब करके, आराम से बैठकर पूरा शांति से तभी निर्णय लो ना। कौन सा खानदान के बारे में बात कर रहे हो आप? प्रार्थना के देखो, उस बिचारी को इतना दबाव दबाव के डाइवोर्स नहीं होते। ऐसे कोई कौन शौक है क्या किसी को डाइवोर्स देने के लिए और लेने के लिए? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बदकिस्मत में है कि किसी को दबाव में अपने दिल की बात ना रखे, अपने पक्ष ना रखे, और ना रखना नहीं, आप नहीं देते, फिर क्या फायदा? मॉडर्न सोच से अच्छा है मॉडर्न कपड़े से। किसी के पहनावे से जज नहीं कर सकते, किसी की उसकी कई बार बहुत उनकी सोच बहुत अच्छे होते हैं, ये होता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये आराम से सुलझा जा सकता था, एंड ये इश्यू भी रखना था तो अच्छा हुआ ये पूरी बात आगे आ गई। पर ये क्या 2-4 देना था? सभी ने एक्सेप्ट, एवरीबॉडी फेल्ट बैड, बहुत खराब हुआ और फकर भी हुआ था। उनका एक्सप्रेशन आप देखना चाहते कि दोनों तरफ से। वसुंधरा जी को शुक्र मानना चाहिए कि वो थोड़ी सी उम्र में है, इसलिए वो चुपचाप रह रही है, नहीं तो उसको भी मिलता। ये जिस कुड हैव बीन डन। एंड अभी देखो, सब ज्यादातर वसुंधरा जी मुंह बंद था, उसे कुछ कर नहीं पाए, शब्दों से मारती है अनुपमा। आई होप शी स्टिक्स विथ माही ऑल्सो। माही को अभी भी भगाना चाहिए, ये वो आई वोंट ट्रस्ट। इनफैक्ट काव्या को भी गुस्सा आएगा, उसको थप्पड़ देगी। आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच सुचि जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी कि सीन का पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये गौतम का प्लान अभी के लिए तो फिलहाल जो है सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन वो ये कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वही हाल जो है अभी गौतम का है। अभी तो जितना ये आसमान में उड़ रहा है ना, उतनी ही तेजी से ये जमीन पर के ये जो मुंह के बल गिरेगा ना, उस वक्त मजा आएगा। अभी जो ये हंस रहा है, बड़ी कुटिलता वाली हंसी हंस रहा है, ये अभी इसके मुंह पे जो तमाचा पड़ेगा वो तब पता चलेगा। अभी तो इसका सच सामने आया नहीं है। ये वसुंधरा कोठारी को बड़ा घमंड है, हमारे खून खानदान सब देखा जाता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इसका ये मतलब मोटिवा का अपने दामाद के प्रति क्या ख्याल है। मानते हैं अभी सच्चाई नहीं पता, लेकिन वो किस खून खानदान का है क्या वो जानती है कि वो बहू बेटियों पर, घर की बहुओं होने वाली बहू पर गलत नजर रखता है।
क्या ये वो बात ये मोटी बा को पता है? और आज और ये जो संपत का या रुद्र जो भी नाम है इसका आदमी का, तो ये कहता है इसका एक डायलॉग था कि ग्राहक तो मैं ही लेकर आता था। तो क्या ये मोटी बात के मोटी बुद्धि में ये बात नहीं घुसी कि माया अपनी इच्छा से धंधा नहीं करती थी? जरा सा अगर थोड़ा सा ये अपने दिमाग पे ये जोर डाल देती ना तो इसको समझ में आ जाता। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सो वही हाल अभी मोटी बा का है। उसने जब और हमारे वो बार हमारे यहाँ खून खानदान ये सब देखा जाता है। और राही को भी अभी ये सब सच पता ही नहीं था कि उसकी माँ करती क्या थी। और जब उसने ये जो इसका बाप बन के आया है तो वो उसको उसका नाम अनुज का नाम जब वो माया से जोड़ता है तो आज जो चाटा सबके सामने अनुपमा ने उसको मारा है ना, तो सबका मुंह खुला का खुला ही रह गया। जब अनुपमा ने ये माया का फेवर लिया है किया है तो तब भी वो हत्या से उखड़ गई है मोटी बा। और इसने जब अनुपमा ने उसको कहा कि भाई मैंने तो जो कहना था सो कह चुकी, और जब वो कहा कि मानो तो गंगा माँ है और नहीं न मानो तो बहता पानी। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने, एक एक शब्द आज उसका बिल्कुल सही था। और एक लाइन उसकी अनुपमा की बहुत बढ़िया थी जब उसने कहा कि वहाँ औरतें बाजार में बैठती तो हैं, पर पहले तो ये बताइए कि इनको बाजार में लेके जाता कौन है, बेचता कौन है? खुद को तो कोई बेचने नहीं जाती वो। दूसरी बात वहाँ पर उनसे मिलने जाता कौन है? ये मर्द ही तो होते हैं। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन था उस टाइम पे। ये मोटी बा के उसमें कोई जवाब नहीं था, मोटी बा के पास कोई जवाब नहीं था अनुपमा के किसी भी बात का। और ये जब ये प्रेम ने उसकी राही की मांग भरने के लिए वो करा है तो अनुपमा ने हाथ रोक लिया है और कहा कि अभी नहीं, ऐसे नहीं। और जब इसने परा कोठारी ने उसको इशारा किया है गार्ड्स को, तो वो उसको लेके चले गए। और उसके बाद जब परा कोठारी ने गौतम से बात की है कि आपने यहाँ बात करने के लिए कहा था तो यहाँ क्यों बुलाया, लेकिन गौतम ने फिर एक चाल खेल दी और बोला कि आपने रेड आप ही ने तो कहा था कि सच सामने आना चाहिए, मैंने सच सामने ला दिया। और ये सुनते ही जो है प्रेम तो अपने गुस्से में अपना आप ही खो बैठा। और उसने जो पराग कोठारी को सुनाया है। और आज गौतम ने प्रेम और पराग के बीच और दूरियां बढ़ा दी। और जब उसने उसको धक्का दिया है गौतम को, धक्का तो क्या उसको तो घर से बाहर तक के देके देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। लेकिन अब उसने इन लोगों की आंखों पर इतनी पट्टी बांध रखी है गौतम ने कि वो इसके अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहते। और ये जब उसने धक्का दिया तो वो फिर पराग कोठारी चिल्लाया है कि तो उसने कहा कि उससे दुगनी आवाज़ में प्रेम चिल्लाया और उसने कहा कि मुंह पे उंगली रख के कहा कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। और आज जो है एपिसोड मुझे तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था। और ये जो है अनुपमा ने राही के और माया के उसमें सपोर्ट में जो जो बोला है वो सब बढ़िया था, बहुत बढ़िया। रिकैप में दिखाया गया है कि प्रेम और राही प्रेम राही से मंदिर में शादी करने को तैयार है। और ये राही ने मना कर दिया है। वहाँ पे शायद ये वहाँ पे ये पराग और ये सब लोग पहुँच गए और प्रेम गुस्से में वहाँ से चला गया है। और जो है
तब अनुपमा ने कहा कि ये है मेरी परवरिश। और उसने उससे पहले भी कहा, ये भी कहा था कि जो है, जब वो कह रही है गंदा खून है, ये गंदगी में पली बढ़ी है, मोटी बा जब कह रही है, तो उसने कहा कि मेरी परवरिश देख लो। अनुपमा का ये भी कहना है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट कहा सुजाता जी की, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इस गौतम की जो है बारी तो बहुत जल्द आने ही वाली है। कब तक ये अपने खेलों में कामयाब होता रहेगा, आखिर तो झूठ सामने आ ही जाएगा। तो मजेदार रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। प्रेम, यहाँ तुम गलत हो कि गौतम के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाया है पराग कोठारी ने, लेकिन नहीं, पराग कोठारी के कंधे पर बंदूक रखकर गौतम ने निशाना लगाया है राही पर और अनुपमा पर भी, क्योंकि ये सारा प्लान तो तुम्हारे जीजा का है। पराग कोठारी को तो कुछ भी पता नहीं है और कितनी स्मार्टली गौतम ने पराग को फंसा दिया। अब तो देखो मोटी बा, तुम्हारा प्यारा घर दामाद, घर जवाई क्या कर रहा है। फिर से बाप और बेटे को और दूर कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि प्रेम तांडव करेगा, किया उसने तांडव। सही तो कहा उसने, एक ही बार में मार डालो, तिल तिल मारने से तो अच्छा ही है। और तुम संपत या रुद्र, तुम जो हो, लेकिन तुम अनुज पे उंगली उठा रहे हो और कह रहे हो कि अनुज और माया का चक्कर था। थप्पड़ तो बनता था, एक नहीं दूसरे गाल पे भी मारती अनुपमा थप्पड़, तब पता चलता। अरे इतना थप्पड़, जब थप्पड़ पड़ा उस संपत को, तब सब लोग घो की आंखें देखती रह गई। तब भी अक्ल नहीं आई इन कोठारियों को कि अनुपमा अनुज के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। और तुमने तो सारी जन्म कुंडली निकाली थी ना पराग, तुम्हें पता भी था कि अनुज 26 साल से अनुपमा से प्यार करता है। अगर वो ऐसा होता ना तो कब का शादी कर चुका होता और खुद के बच्चों का बाप भी बन गया होता। लेकिन नहीं, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए वहां गया था। और तुम संपत, तुम माया को एक्सपोज कर रहे हो, जबकि तुम खुद उसे उस दलदल में फेंक कर आए थे। प्यार का झांसा दिया था तुमने, प्यार किया था ना। वो तो एक पंडित की बेटी थी, उसका नाम उत्तरा था। उत्तरा का मतलब तारा होता है। लेकिन तुमने उस तारे को दलदल में धकेल दिया और खुद को बाप कहते हुए शर्म नहीं आती? और कहती हो कि बेटा तुमने हर बार मुश्किल से लड़ी, लेकिन अपनी माँ की तरफ बार डांसर नहीं बनी। तो किसकी वजह से वो बार डांसर बनी? तुम्हारी वजह से। और सच कहा अनुपमा ने, अगर बाप होते ना तो ऐसे तमाशा नहीं करते। और कौन सा हक, कैसा हक, और तुम्हें कन्यादान करने देगी अनुपमा? और जब ये सब कुछ हुआ था तब छोटी सिर्फ 7 साल की बच्ची थी, तो उसे क्या पता कि उसकी माँ कौन थी, कैसी थी, क्या काम करती थी। आज जाके उसे पता चला कि उसकी माँ एक बार डांसर थी। लेकिन सच में मुझे प्रेम ना बहुत अच्छा लगता है। वो पूरी बारीकी से अनुपमा की बातें सुन रहा था। और सही तो कहा, कमल कीचड़ में ही खिलता है। और हीरा भी निकालने के टाइम पे जो खदान में लोग काम करते हैं ना, वो अपना खून पसीना बहाते हैं। कभी कभार तो कोई मर भी जाता है उस विस्फोट में, तब जाके वो हीरा निकलता है। तो अनुपमा ने राही को हीरे से कंपेयर किया है, माया को नहीं। और सही कहा कि संस्कार भारी होते हैं। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जन्म और संस्कार, किस शास्त्र में लिखा है कि कर्म जन्म से बड़ा है? और ऐसा तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसका कर्म होता है, उसकी परवरिश होती है। इसलिए राही की परवरिश अच्छी थी कि वो 10 साल अकेले रही, लेकिन उस अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए वो जीना सीखा, उनको खाना खिलाया उसने। अगर वो चाहती तो गलत काम भी कर सकती थी, लेकिन नहीं,
वो अनुज और अनुपमा की बेटी थी। और कीचड़ कमल में खिलता है, इसीलिए माँ सरस्वती कमल पे विराजमान है। ये आपको चलता है। कल बा ने बिल्कुल सही उदाहरण दिया था कि मंदिर कान्हा जी के कपड़े लेने आप दुकान में जाती है, वो भी तो एक छोटे ही लोगों की दुकान रहती है ना, वहां से आप कपड़े लाते हो, जब पहनाते हो, इसलिए आपको लगता है कि हमने भगवान के कपड़े खरीदे। आज अनुपमा ने कमर कस ली है अपनी राही के लिए, कहा भी कि अब मुझे लड़ना है अपनी बेटी के लिए, और उसे अपने परवरिश पे विश्वास है और घमंड भी है और अपनी बेटी पे गर्व भी है, और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। लेकिन अनुपमा और राही, तुम दोनों ने एक गलती कर दी। इस सांप को, फन को कुचलना चाहिए था उसी दिन, जिस दिन उसने तुम्हारे साथ वो घटिया हरकत की। प्रार्थना अपने लिए आवाज उठाती या नहीं उठाती वो बात की बात थी, लेकिन तुम्हें सबके सामने आवाज उठानी चाहिए थी। तुमने नहीं उठाई, इसलिए गौतम के इतने पैर फैल गए। और तुम गौतम, किस परिवार की बात कर रहे हो? तुम्हारे जैसा घटिया बेटा पैदा किया है तुम्हारी माँ ने, कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया और तुम खुद की नजर भी इतनी गंदी और घटिया है। तो तुम्हारे जैसे मर्द ही उस कोठे को आबाद करते हैं। सही कहा अनुपमा ने कि वहां मर्द जाते हैं, इसलिए वो औरतें वहां बैठी है, और औरत को बदनाम करने वाला और उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला भी मर्द ही होता है। अगर मर्द वहां जाते नहीं तो वो एरिया बनता नहीं। तो गलती तो मर्द की है। लेकिन आज प्रेम ने जो अपने माँ बाप को और परिवार वालों को जो कहा है ना, सच में मजा आ गया। सही कहा अनुपमा, मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। लेकिन आज एक पल के लिए राही के लिए बुरा लगा, क्योंकि उसे उसकी माँ की असलियत पता चली है। तो बेटा, अब अपनी मम्मी की कीमत समझो। ये है तुम्हारी मम्मी। और हाँ अनुपमा, ये तुम्हारी और अनुज की ही बेटी है। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी की गौतम जो है वो पराग के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, पराग गौतम के कंधे पे नहीं। ये जिस दिन प्रेम को समझ में आ गया उसी दिन गौतम की खैर नहीं है। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। आज का एपिसोड कुछ खट्टा कुछ मीठा, और सबसे ज़्यादा कुछ कड़वा और खट्टा ही ज़्यादा था। मीठा इसलिए कि स्टार्टिंग जब हल्दी लगना स्टार्टिंग हुआ, सब लगा रहे थे, अनुपमा लगा रही थी, तब अच्छा लगा देखकर। सारे फैमिलीज लगा रहे थे, चाचा चाची लगा रहे थे, पराग भी लगाए राही को, बहुत अच्छा लगा देखकर। फिर धीरे धीरे फिर अनुपमा के मुंह से या किसी के मुंह से निकला कि चलो हल्दी का प्रोग्राम तो अच्छे से हुआ। तो वो बोलते हैं ना कि कोई भी सीरियल में हो, चाहे वो रिश्ता कहलाता हो, चाहे कोई भी सीरियल में हो, कुछ तो होना ही है। अभी रियलिटी में शादी तो नहीं है ना कि कुछ नहीं होगा, वो तो होना ही है। गौतम ने जो कांड किया है पैसे देकर, सत्यम को बुलाकर, मतलब माया के पति को बुलाकर, और माया के पति खुद बोलता है कि मैं ही ग्राहक ला के देता था। मिस की बोलने में मर्द लोग पीएचडी पार करके रखे हैं। और वसुंधरा जी, बाय गॉड, एक औरत ही अगर एक औरत दूसरी औरत का तकलीफ ना समझे तो इसका मतलब तो यही है कि तुम औरत ही नहीं हो। ख्याति को तकलीफ हुआ देखकर, पर यहाँ तक कि पराग को भी अच्छा नहीं लगा। जानता था, समझ भी गया था, लेकिन ये नहीं पूरी की पूरी स्टोरी बता देना, अनुज के ऊपर ब्लेम लगा देना। अनुज ने तो इसलिए छिपाया था कि अनुपमा को पहला वाला स्ट्रॉम नहीं लग जाए, पहले वाला सदमा नहीं लग जाए कि अब मेरे साथ फिर से ये कांड हुआ, इसलिए वो नहीं बताया, वरना वो कब का बता चुका होता। और एक चीज ये भी है मैम कि जिस पर हम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही भरोसा तोड़ते हैं। और आगे का स्टोरी देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होगा।
लेकिन सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मैं इस प्रोग्राम से मेकर्स के ऊपर ज़्यादा गुस्सा है। अब पता नहीं न्यू मनीष गोयल को लेकर आ रहे हैं, किस फेस पर रुद्रा बोल कर लेकर आ रहे हैं, राही के बायोलॉजिकल पिता लेकर आ रहे हैं, या उसे रिप्लेस करके जैसे अनुज कपाड़िया को गौरव खन्ना को रिप्लेस करके कहीं मनीष गोयल को अनुज के रूप में तो नहीं लेकर आ रहे हैं, वो टेंशन जरूर हो रहा है। प्लीज़ अगर मेकर्स अगर आप ये प्लान कर रहे हैं तो मत करिए। या तो गौरव खन्ना अगर जीके अगर इस शो में वापस एंट्री करते हैं तो वेलकम है हम लोग के लिए अनुज कपाड़िया। अगर जीके नहीं आते हैं तो प्लीज़ अनुज कपाड़िया का ट्रैक ऐसे करके दिखाइए कि वो बंद हो चुका है, तो उसमें भी संतुष्टि रहेगा कि चलो एक कैरेक्टर ऐसा था जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा लगेगा देखकर। पता नहीं मैम, बहुत सारे न्यूज़ेस आ रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि गौरव खन्ना अगर एंट्री करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा देखने में। और मास्टर शेफ में जो दिखाया जा रहा है गौरव के साथ इंग्लैंसी, वो चीज़ देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं लोग इतना जी तोड़ मेहनत। और अब तो दिख रहा है कि वो किसी से बात तक नहीं करते, वो सिर्फ खाने में ही ध्यान देते हैं, सब इंजॉय भी कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं। लेकिन गौरव को देख रहे हैं सिंसियरिटी में काम कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि आदमी जब धीरे धैर्य से और धीरे से जब खाना बनाया करते हैं तो उसमें राइट होता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ मैम तब हुआ कि राही को पता चला कि मेरी मम्मी बार डांसर है। जब उस बच्ची ने खुद कहा कि मम्मी सच में मेरी माँ बार डांसर थी क्या, मतलब राही को पता तक नहीं था कि उसकी माँ बार डांसर थी, बस ये पता था कि मेरी माँ का नाम माया है। सोचिए मैम उस बेटी पर क्या बीता होगा, वो अकेले बैठ के सोचती होगी। मतलब एक तरह से होता है ना मैम कि अभी तो वो कुछ नहीं सोचेगी, घर जाएगी तो जरूर उसके माइंड में ये घूमेगा कि सच में मेरी मम्मी ऐसी थी, सच में मेरे पापा ने ये किया, पता नहीं मैं किसका खून हूँ। तो ये सब चीज को नहीं बताया जाता है। मेकर्स का ये सबसे बड़ा डी रिस्पेक्ट। आपने पहले ही कहा था कि ये पॉइंट आएगा और सच में ये पॉइंट आ ही गया। एंड थैंक यू अंजू दीदी, एंड बाय। कल का एपिसोड देखकर मैं बताऊंगी आगे क्या होगा। और आपका हर टाइटल बहुत सच में समझ में आता है। बाय मैम। बिल्कुल सही कहा महिमा कि एक औरत दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझ रही है। यहाँ पे सही कहा आपने कि जो वसुंधरा है वो किस तरह माया के खिलाफ बोल रही है बिना समझे हुए कि क्या माया की मजबूरियां रही होंगी, जबकि अनुपमा माया के दर्द को समझती है। सबसे ज्यादा नुकसान तो अनुपमा का किया है माया ने, मगर फिर भी अनुपमा माया के लिए लड़ रही है, एक माँ के लिए लड़ रही है। तो एक ये औरत है और एक वसुंधरा है। बहुत बढ़िया रिव्यू महिमा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और ये आपको मैंने अनुपमा के रिव्यू सुना दिए हैं, अब सुनाती हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में आज भी विद्या को एहसास तक नहीं हो रहा है कि उसने क्या किया है। सही कहा अरमान तुमने कि माँ कभी बद्दुआएं नहीं देती और सब बच्चे को गलती के बाद मौका मिलता था, लेकिन तुम्हें डर लगा रहता था कि कहीं गलती होने पर मुझे सजा ना मिल जाए, और यही होता था। वाह कावेरी पोद्दार, विद्या ही इस घर की बहू है, विद्या ही इस माधव की पत्नी रहेगी, और विद्या ही तुम्हारी माँ क्यों रहेगी। सही कहा अरमान, मेरी माँ शिवानी है और वही रहेगी। अगर विद्या होती तो शादी के बाद बद्दुआ नहीं देती अरमान को। और ये पैसे, ये आपका जो घमंड है ना, वो अब चूर चूर होगा जब अरमान आपकी पोद्दार फॉर्म को छोड़ के चला गया है। दे दिए उसने, पैसे दे दिए, जूते तक निकाल के दे दिए अपने, और अंगूठी भी दे दी, अबीरा ने भी दे दी। और अरमान ने कहा भी कि इसके आगे मेरा सफर मुश्किल होगा, क्या तुम मेरा साथ दोगी। वो क्यों नहीं देगी अरमान, वो तुम्हारी पत्नी है, और अब जाके तो उसे अपनी असली सांस मिली है जो उसे इतना प्यार करती है, और तुम्हें अपनी माँ मिली है जो तुम्हें इतना प्यार करती है।
आज भी कावेरी पोद्दार कहती है कि ये आश्रम में रही है और वहीं रहेगी। क्यों? उसका बेटा जिंदा है अभी, वो मर नहीं चुका। और आज माधव जी ने बिल्कुल सही कहा कि फैसला शिवानी, फैसला अरमान को लेने दो, तुम कुछ मत बोलो। आज शिवानी को रोक दिया माधव जी ने। सच में विद्या, तुम तो कलंक हो। ना तुम अच्छी पत्नी बन पाई, ना ही तुम अच्छी माँ बन पाई। सच में तुमने सिर्फ सौतेलापन ही दिखाया है, हर बार उससे कुर्बानी मांगी है। और सही तो कहा है ना अरमान ने, गलत क्या कहा है कि अगर इसकी जगह पे, शिवानी की जगह पे तुम होती और अरमान की जगह पे रोहित होता, तब भी तुम ये इतना बड़ा बलिदान देती? या शिवानी तुमसे इतना बड़ा बलिदान लेने करने देती? नहीं, शिवानी और तुम में बहुत फर्क है। क्योंकि कावेरी पोद्दार, तुम सिर्फ पैसों की पुजारन हो। तुम्हें सिर्फ बड़े घर की बेटियां ही चाहिए बहू के रूप में। तो क्या गरीब घर की लड़कियां क्या खराब होती है? क्या उनकी इज्जत नहीं होती है? क्या वो संस्कारी नहीं होती है? सिर्फ बड़े घर की बेटियां ही संस्कारी होती है, और वो भी ऐसे संस्कार, विद्या जैसे, जिसने एक माँ बच्चे को अपनी माँ से दूर रखा और ये कह दिया कि वो मर चुकी है। और यहाँ तक भी कहा कि हर बार तुम लोगों ने कहा है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मर गई, और आपने तो कावेरी पोद्दार उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। क्या बात है, आप तो महान हो। चलिए, माधव जी को पता चला कि अरमान जिंदा है, इसलिए वो अरमान को लेकर आए। अगर माधव जी को पता नहीं चलता कि अरमान जिंदा है, तो आज भी तो वो बच्चा अनाथ आश्रम में ही होता। होता कि नहीं होता? बोलो विद्या, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और कौन सा घर मीनू चाची, ये घर जहाँ पे हर बार उसे सौतेलापन किया गया है। हर बार वो डरता था कि कहीं कोई गलती हो गई तो मुझे ये घर ना छोड़ना पड़ जाए, या घर वाले मुझ पे उंगली ना उठाए। इसी डर में जीता रहा वो। एक सांस भी उसने सुकून की नहीं ली है इस घर में। सही कहा, आया तब से उसके साथ यही व्यवहार होता है। सभी बच्चों को माफ किया जाता है, लेकिन अरमान को कभी माफी नहीं मिलती, सिर्फ सजा मिलती है। बिल्कुल सही कहा अरमान, तुम्हें विद्या ने लूट ही लिया है। वाह कावेरी पोद्दार, सारे एहसान गिनवा लिए। तो यही तो है आपकी असली औकात अरमान को घर में लाने की, कि उसे लेकर भी आई और उसे हर बार एहसान गिनवाओ भी, ताकि वो तुम लोगों के एहसानों के तले दबा रहे और तुम लोगों की उंगलियों पे नाचे। तो वो बेटा, और अगर बगावत करे तो वो बेटा नहीं है। वाह, क्या इंसाफ है तुम्हारा कावेरी। हाँ अरमान, जब तुम कंट्रोल किया था कि जब वो ट्रॉफी दे तब तुम अपने आप को सही मानो। जब टॉफी देगी तभी वो अच्छा फील कर सकता है, वरना नहीं। अरमान का वजूद तक आपका मोहताज था। क्या बात है, सही कहा अरमान ने कि आप तो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ आई थी। हाँ अरमान, तुम्हें इस घर में रखना उपकार ही था, एहसान ही था, प्यार नहीं था। प्यार होता तो ऐसी हरकत ही नहीं करती कावेरी पोद्दार। वाह अरमान, सही कहा, हर बार रिमाइंड करवाया है तुम्हें कि ये बच्चे, घर के सारे बच्चे सगे हैं और तुम सौतेले हो। आज अरमान की बातें सुन के सबके आंखों में आंसू था, लेकिन सिर्फ संजय बंसल के आंखों में और उसके चेहरे पे किलिंग स्माइल थी। वो खुश हो रहा था अंदर से। ये दादी नहीं, दुश्मन ही है अरमान, सही कहा है तुमने।
1000 विलन मरे होंगे तब जाके विद्या और कावेरी पैदा हुए हैं। कावेरी को खानदान की इज्जत बचानी थी और विद्या को अपने पति को अपने पास रखना था, इसलिए दोनों ने मिलके अरमान को यूज किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता क्या है? ऑडियो भेज रहे हूँ। आज अरमान विद्या सही पूछा है दादी से। आज चॉकलेट टॉफ़ी मिलती थी, वो एक मेहमान की तरह घर पर है। सही कहा। सब टॉफ़ी का व्यापार सब रखा है, सब निशाने के लिए सब रखा, सब टॉफ़ी का व्यापार लाकर दादी के सामने रख दिया। आज विद्या के सबसे अच्छे से पूछा अरमान, कौन से माँ बद्दुआ देते हैं अपने बहू बेटे को शादी पर? कौन से माँ ऐसे मैंने बद्दुआ दिया और शाप भी दिया? कौन से माँ ऐसे झूठी सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ अपने बारे में सोचते हैं? कौन से माँ अपने माँ मर गया करके, जिंदा माँ को मर गया करके बोलेगा? आज अरमान का हर सवाल का जवाब के पास कुछ नहीं। कावेरी पुत्र घमंड कभी भी नहीं टूटा। एक दिन ऐसे टूटेगा, वो क्या नाम दामाद का नाम संजय बंसल उसका घमंड टूटाएगा, तब उसको अकल आएगा, अरमान का वैल्यू पता चलेगा। रोहित बोला भैया सॉरी, अब टेकअप बोला, लेकिन भी अरमान सुना नहीं है। आज तक इस घर में मैं मेहमान की तरह ही हूँ। फिर विद्या मैंने अपनी माँ के चुनने से अब पूरा पोद्दार का सब कुछ लौटाने पड़ेगा। सब कुछ लौटा दिया। उन लोग का एंगेजमेंट रिंग भी मांग लिया दादी सा ने। इतनी मैंने बुजुर्ग होता है तो ये लोग को क्या होता है पता नहीं। बुजुर्गों का दिमाग अच्छे से चलता है, पोता पोती सब एक ही समान होता है, लेकिन ये लोग को नहीं, अपना खून। माधव यहाँ पर बोलना चाहिए था, मेरी पहली बेबी है, पहली प्यार है मेरा, लेकिन माधव कुछ भी नहीं बोला, उल्टा उनको चुप करने को बोल दिया। फिर अरमान उसको माँ के लेकर अबीर को बोला, अबीरा तुम मेरे साथ है। अबीर पहले से उसको साथ देता है। हम लोग कहाँ रहेंगे जैसे भी, कहीं भी। कल दिखेगा कौन से घर में रहेगा क्या पता नहीं। ख्याति जी आप बोल रहे थे हम सो कर उठा है, आप बोल रहे थे, हम फिर ऑडियो भेज रहे हो। मेरी ख्याति जी थैंक यू सो मच मेरे इतने केयरिंग के लिए, मेरे ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, टाइम पर मेडिसिन लीजिए, टाइम पर रेस्ट लीजिए। ऑल माय लवली फ्रेंड्स सबको लिए मेरे प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको नवीन सर को प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये आज जब विद्या को आज अरमान ने जो बोला बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आज और दादी साहब को जो उसने कन्फ्रंट किया है और विद्या को बोला है, बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से आज माधव जी विद्या और ये कावेरी को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे, वो बहुत बढ़िया था। उनके चेहरे पर नाराज़गी और नफरत दोनों दिख रही थी माधव जी के चेहरे पे। और जब अभिनय कहती है कि अभी गुस्से में हो तो थोड़ा कम, अरे कैसे कम डाउन हो जाओ? कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी इन हालात में शांत नहीं रह सकता जब इतनी बड़ी सच्चाई पता चले। तो आज कावेरी पोद्दार ने फिर एक बार अपना जो है उसको लालच देने की कोशिश करी है कि अगर तुमने इसको शिवानी को चुना तो सॉरी तो तुम इस खानदान से और इससे तुम्हारा सारा वो हट जाएगा, तुम्हें ये नाम सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो आज जिस तरह से उसने अरमान ने वो अरमान पोद्दार का कार्ड फाड़ा है, वो बढ़िया था। और तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसने सब कुछ उतार कर उसको कावेरी पोद्दार के हाथ में दे दिया है। पर कावेरी पोद्दार बाप रे क्या घमंडी औरत है भैया। और उसने मतलब दूसरा हाथ आगे कर दिया कि जो तुमने अंगूठियाँ पहनी हैं तो वो भी हमें
वापस करो। अभी ये तो गनीमत है कि इस बार इसने अबीरा का मंगलसूत्र नहीं उतरवाया, वरना तो ये तो शायद वो भी उतरवा लेती। वो तो और ये कांड तो पहले कर ही चुकी है, जब इनका डाइवोर्स फाइनल नहीं हुआ था तब उसने ये अरमान के हाथों से ही अबीरा का मंगलसूत्र उतरवाया था और सिंदूर पुछवाया था। मतलब इसका मतलब तो ये कावेरी पुत्तर के समझती नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है। पर भैया कावेरी पुत्तर जैसी औरत और विद्या जैसी माँ ना ही हो तो अच्छा है। और आज तो जिस तरह से इसने अरमान ने बोला है कि कौन सी माँ अपने बच्चे से कुर्बानी मांगती है, कौन सी माँ जो है शादी वाले दिन अपने बेटे और बहू को बदुआ देती है। बिल्कुल सही। और ये भी कहना था उसका कि कौन सी इसने विद्या ने जो है मेरी घर गृहस्थी सब कुछ तो उजाड़ दिया, सब कुछ, और अबीरा को मुझसे दूर कर दिया। बिल्कुल सही था। आज का एपिसोड था तो छोटा पर बढ़िया था, अच्छा था। और इसने जब अरमान ने अबीरा से ये पूछा है कि मेरा ये रास्ता मुश्किल होने वाला है, तो तब तक उसने अबीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया है, कह रहा है जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। और उसने जब उसने कहा कि मेरे साथ में उसने अरमान ने शिवानी के लिए कि मेरे साथ मेरी माँ है और मेरी वाइफ है, फिर मुझे किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। और ये फूफा सा तो बड़े खुश हो रहे हैं अब कि जो है अब अरमान इस घर से चला जाएगा तो उसको तो फिर अब फार्म को टेक ओवर करने में कोई ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि अभी बाकी ये रोहित और ये मनोज चाचू जो हैं ये तो किसी काम के हैं ही नहीं, और इनके बस ही न फर्म को चलाना है। तो बच्चा कौन, फूफा सा, वो तो फर्म को पूरा टेक ओवर कर ही लेंगे। और अभी तो इनके कर्मा की विद्या को तो मिल ही रहा है अभी कि जो इसने अभीरा के साथ किया था अब जो इसके साथ होगा। और अभी तो जो हमने सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि माधव जी ना तो अब विद्या से बात करेंगे और ना ही ये कावेरी पोद्दार से। तब पता चलेगा कि असल में जब अपने सजा देते हैं इस तरह से, इग्नोर करते हैं और उनको पूछते नहीं, उनकी बात सुनते नहीं, कुछ कहते नहीं, तो तब कैसा महसूस होता है। अभी इसने जो विद्या ने और कावेरी पोद्दार ने जो कांड किए हैं शिवानी को उससे अलग करके, और इसने आज ये अरमान का ये भी कहना बहुत सही था कि कौन सी माँ जो है जब दादी सा ने ये कहा था कि छोटा सा कि तेरी वजह से तेरी माँ मर गई, तो कौन सी माँ अपने बच्चे को ये करने के लिए कि उसको ब्लेम करने के लिए करती है, देखती है। और कौन सी माँ ऐसी होती है कि हाँ, जब बच्चा माँ को याद करके रो रहा है तो उसको वो नहीं करती। तो बिल्कुल आज अरमान की एक एक बात बिल्कुल सही थी। और ये रिकैप में यह दिखाया गया है कि ये अभीरा अरमान के पास आई है और कह रही है कि हमें घर मिल गया है। तो जो घर उसने देखा तो उसने कहा कि ये घर तो कह रहे हम मिलकर इसको घर बना लेंगे ना। बिल्कुल सही बोला अभीरा ने, हम इसको मिलकर घर बनाएंगे, हम दोनों मिलकर। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये किस तरह का परिवार है जो एक दूसरे का फायदा उठाने नाजायज फायदा उठाए और उसके दिल दुखाए और झूठ, धोखा और बार बार इंसल्ट करना और फिर बकवास सुनना, कौन सी ये है परिवार? कैसे हैं लोग? दादी साहब ही कमाल है। हाँ, परिवार को नौकर के बदतर वो ट्रीट कर रहे हैं। और विद्या भी कमाल है। ये लोग, ये दोनों ना किससे बेहतर इतना घटिया कर सकते हैं, दोनों कर रहे हैं। और हर बार अरमान को एहसास दिलाना कि अगर मैं दिल दुखाऊं तो मेरा बेटा नहीं है, अगर तुम्हें मैं दुखाऊं तो मैं तेरा पोता नहीं है। ये क्या है? ये तो इमोशनल ब्लैकमेल नेक्स्ट लेवल है।
नाजायज फायदा उठाना बहुत गलत बात है। फायदा उठाना सही बात के लिए वो बात अलग है, नाजायज फायदा उठाना वो बहुत ही गलत है। ये तो इंसानियत के हर बार क्रॉस करना है अपने हिसाब से, जो सही लगा नहीं है। ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी के नेक्स्ट लेवल है। और अबीरा भी कमाल है आज, उसको क्या हो गया? परिवार, कौन से परिवार? अगर मीनू चाची वाकई अच्छी है, वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, और अरमान के लिए भी लड़ेगी। रोहत भी कोशिश की, एटलीस्ट अरमान अपनी डिसीजन लेने के लिए अभी वो किसी के निर्भर नहीं है कि सही डिसीजन लेने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए। ये एक्चुअल परिवार है, अबीरा, शिवानी जी और अरमान, ये एक्चुअल परिवार है। ओके, समझती हूँ एक बार कि माधव अपने बेटा अपने निर्णय लेने के लिए, क्योंकि कई बार उसके निर्णय नहीं ले दिया था, वो बाकी सब इसके तरफ से निर्णय लेते थे, खुद की जिंदगी से भी वो निर्णय लेती थी, खास करके दादी सा। वो सही कह रहा है कि टॉफी देते थे, एक आशीर्वाद होते हैं ना बुजुर्गों के तरफ से। ये फायदा उठाने में लगे हैं, फायदा उठाने में नेक्स्ट लेवल है। सारे हदें तो पार कर चुके हैं ये लोग। ये उसको कितना दुख होगा कि अंदर से किसी सारे ऊपर क्या आ रहा है, ये तो होना ही था। अभी देखते हैं आगे उनके क्या, आगे की क्या जिंदगी होने वाली है। मुश्किलें होंगे, जाने अनजाने ये लोग और खड़े हो रहेंगे, खड़े कर देंगे ये दादी साहब, उसको कोई भरोसा नहीं है। चलो उसको दोस्त के मिलके कोई घर मिला है, पर वो साफ सफाई करके वो कैसे भी बना देगी, क्योंकि वो जुगाड़ कर देती है अबीरा। जहाँ अबीरा जैसे लड़की होती है, हर जिंदगी स्वर्ग हो जाता है। जहाँ विद्या जैसे होते हैं तो स्वर्ग नहीं, नर्क से बदतर होगा। अभी देखते हैं, जितना बाहर आया ना, परेशान होना अलग बात है, परेशानी निभाने में अलग बात है। पर अभिमान ने जितने कोशिश किया था, कोई नहीं कर पाता कि परिवार को इकट्ठा करने के लिए। जैसे अपनी तोहमतें सहना भी, और बहुत वो चैंपियन होना चाहिए, पर ये लोग ने उसने सह दिया परिवार के लिए, सिर्फ परिवार इकट्ठा करने के लिए। खुद के प्यार भी उनका वो त्याग कर दिया था, दोनों ने किया था। पर ये लोग कुछ बस कमाल है, इंसल्ट सहना, बदतमीजी सहना, और अपने प्यार का त्याग करना। और कितना करेंगे? अब नहीं, अब बस हर सबर का एक बांध टूटना ही था, और हर चीज एक वक्त होता है, और वक्त के मनम जैसे नहीं होता। वक्त हमेशा अच्छे से अच्छे भी वो गिर जाता है, और वक्त भी आपके लिए मरहम भी पड़ता है, और वक्त भी आपको सीख भी देता है। A time is the biggest healer, but time is the biggest teacher. कहते हैं ना, वक्त मरहम देता है, वक्त आपको सिखा भी देता है। मैं इतना कहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुची जी, थैंक यू सो मच सुजाता जी, थैंक यू जया जी, और थैंक यू ख्याति जी, आपके इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए, जो आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए दिए हैं। सच में दादी सा पे गुस्सा ही आता है, और आपने भी किया है, जायज है कि जो वो अरमान के साथ कर रही हैं, और अरमान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो भी बहुत ही बढ़िया लगा। बढ़िया रिव्यूज, बढ़िया लोग आप लोग, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.